चलिए आपके सामने एक टॉपिक है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा। एडवांटेज में ये देखा केमिकल इक्वेशन से क्या फायदा है, केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने से किन किन बातों का फायदा मिलता है, हम लोग क्यों एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करना फायदा भी होता है, लेकिन जिस बात में एडवांटेज है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उनका डिसएडवांटेज का कारण बनती है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशन के सीमाएं हैं। क्या लिमिटेशंस है उसको समझिए। हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, 5-6 पॉइंट हम यहाँ पर डील करेंगे। सिर्फ पॉइंट को देखकर उन बातों को हम डील करेंगे और आप भी पॉइंट को देखकर उसके पूरे लैंग्वेज को लिखेंगे। यहाँ पर उसके लैंग्वेज को हम नहीं लिखाने वाले और उसको पॉइंट को हम अच्छे तरीके से डील करेंगे। उसके लिए टेंशन नहीं है, समझने और समझाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसको करते जाएं साथ साथ, टेंशन नहीं है। तो कहने का मतलब है एक रिएक्शन लिखा जाए जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट के साथ यदि पहुंचे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का 2 और एक्सचेंज करने से पहले कैंसिल कर दीजिए 1-1 और एक्सचेंज हो गया तो क्या बचा ZnSO4 और प्लस लास्ट में हाइड्रोजन गैस जो H2 है। अब आपसे एक बात यदि पूछा जाए कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट, क्या आप इसको देखकर कह सकते हैं कि जिंक का स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। H2SO4 क्या है, हो सकता है आप जानते होंगे कि जिंक सॉलिड होता है, ये सॉल्यूशन है H2SO4 और ये जिंक ZnSO4 ये भी सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस है। लेकिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोजन गैस है। अगर आप नहीं जानते कि हाइड्रोजन गैस है, क्या इस इक्वेशन को देखकर पता चलता है हाइड्रोजन गैस है? बिल्कुल नहीं। ये ZnSO4 सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। Zn क्या है? यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट मींस वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। किस स्टेट में है इसकी जानकारी नहीं होती है। ये पहला पॉइंट था जो उसका लिमिटेशन है। किसी भी केमिकल इक्वेशन से ये हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। चलिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करें। जैसे C+O2 CO2 किसी लकड़ी को जला दे उससे हीट बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक हुआ। और यदि N2+H2 अगर यहां पर लिखा जाए ना 3 डाल करके यहां आपको बैलेंस करना होगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या होता है एंडोथर्मिक, क्या होता है एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक एक्सो मतलब हीट रिलीज हो माने हीट को वो बाहर निकाले, उत्सर्जित करे। हीट यदि रिलीज करे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट यदि एब्सॉर्ब करे तो क्या होगा एंडोथर्मिक। ये रिएक्शंस के टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। अब आप देखकर बताइए, इस हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उससे हीट रिलीज हो रहा है। क्या आप इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं इसमें हीट एब्सॉर्ब हो रहा होगा? आप बता सकते हैं इसको देख करके कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दूसरा लिमिटेशन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है कंडीशंस। कंडीशंस को समझना है। जैसे H2+Cl2 HCl, यहां पर 2 बैलेंस कर देते हैं और AgCl ये ब्रेक डाउन होगा Ag+Cl2 2 और 2। ये 2 रिएक्शंस लिखे गए नीचे वाला, ये 2 रिएक्शंस लिखे गए। ये 2 रिएक्शंस तभी संभव है जब आप इसको सनलाइट देंगे। H2+Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में HCl का फॉर्मेशन करेगा और AgCl ब्रेक डाउन तभी होगा जब इसको सनलाइट मिलेगी या सनलाइट मिलेगा, तब जाकर ब्रेक होगा Ag+Cl2।
या कुछ कंडीशंस हम साइड में दिखाना चाहेंगे। CaCO3, जब आप इसको हीट करेंगे CaO प्लस CO2, अर्थात आप कैसे समझेंगे कि इसको हीट करने से बना। अर्थात कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि किसी कंडीशन पर हो रहा हो, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, या सनलाइट की उपस्थिति, सनलाइट का प्रेजेंस है, या क्या कंडीशन है, इस कंडीशन की जानकारी केमिकल इक्वेशन को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि किस कंडीशन पर केमिकल इक्वेशन हो रहा है। कंडीशंस की जानकारी नहीं होती है। उसके बाद थर्ड, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फास्ट होते हैं, रैपिड रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट, मध्यम अवस्था में होती है। कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो। तो कहने का मतलब है कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस मॉडरेट अवस्था में, मॉडरेट स्टेट में, कुछ रिएक्शंस स्लो है। अर्थात कोई भी रिएक्शंस किस स्पीड से हो रहा है, क्या उस वेलोसिटी की जानकारी इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। कोई रिएक्शन फास्ट हुआ होगा, कोई स्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी उसका लिमिटेशन हुआ। अर्थात आप उसकी वेलोसिटी, उसके वेग, उसकी चाल, कितना स्पीड से हो रहा है, रिएक्शन कितने स्पीड से घट रहे हैं, उस तरीके से आप इसकी जानकारी इक्वेशन को देखकर पता नहीं लगा सकते। उसके बाद एक्सप्लोजन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे आप पटाखे में आग लगाते हैं, ब्लास्ट करता है, बंदूक से, गन से बुलेट फायर करते हैं, ब्लास्ट करता है, एक्सप्लोजन होता है। बहुत सारे रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोट करता है। और जब एक्सप्लोजन हो रहा है तो क्या रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं कि विस्फोट हुआ होगा, अर्थात एक्सप्लोजन हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। केमिकल इक्वेशन को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा या विस्फोट हुई होगी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अमाउंट्स की जानकारी नहीं होती। जैसे मानकर चलिए इसी में एग्जांपल लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लें तो कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 हो गया 32 ग्राम। तो यहां पर अगर देखें तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना जी 16 ना, 16 इंटू 2 32 ग्राम। तो दोनों को ऐड करिएगा, दोनों को जब आप ऐड करते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप रिएक्शन करा रहे थे तो बताइए कार्बन का ये तो एक मोल का मास है 12 ग्राम, ये भी एक मोल का मास है, ये भी एक मोल का मास है। लेकिन जब आप रिएक्शन करा रहे थे, सोचिएगा गौर से हम क्या बोल रहे हैं, जब आप रिएक्शन करा रहे थे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, आपके पास कार्बन कितना था? ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है ना। तो आप कितना कार्बन, कितना ऑक्सीजन लेकर रिएक्शन करा रहे हैं, कितना CO2 बन रहा है, रिएक्शन को देखकर कहां पता चलता है कि आपने 100 ग्राम कार्बन लिया है? ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता है। 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया या 200 ऑक्सीजन लिया, ऐसी बात तो नहीं है। और जितना बड़ा फॉर्मेट हुआ इतना कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप जब किसी भी रिएक्शन को कराते हैं तो उसका रिएक्शन में सब्सटेंस का अमाउंट होता है। यदि जिंक ही कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर अगर हम मास निकालेंगे, एक एटम्स का, एक मॉलिक्यूल्स का मास आएगा। ये थोड़ी आएगा कि आप जिंक ले रहे थे 1 kg, SO4 ले रहे थे 1 लीटर, ऐसी बात तो नहीं है। अर्थात एक्चुअल अमाउंट जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के दौरान आप किसी भी सब्सटेंस रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट लिए और कितना अमाउंट लेकर के उसको कंबाइन कराया गया या रिएक्शन कराया गया, इसकी जानकारी रिएक्शन को देखकर पता नहीं चलता है। रिएक्शन में सिर्फ मोलर मास या नहीं तो एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास पता चलता है, एक्चुअल अमाउंट पता नहीं चलता है। जब आप रिएक्शन करा रहे थे तो कितना अमाउंट का रिएक्शन करा रहे थे। अर्थात इन सभी बातों की जानकारी नहीं होती है। केमिकल इक्वेशन को देखकर एक बार मैं शॉर्ट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन से उस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट का पता नहीं चलता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसकी जानकारी नहीं होती है। कोई भी रिएक्शन से हीट रिलीज होता है, दूसरा रिएक्शन से हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। अर्थात जो रिएक्शन है या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। रिएक्शन को देखकर यह पता नहीं चलता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक।
बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो किसी टेम्परेचर पर होते हैं, किसी प्रेशर पर होते हैं, या कोई कैटलिस्ट डाला जाता है। कैटलिस्ट का मतलब है रेट को इफेक्टेड, रेट बढ़ाने या घटाने वाला कैटलिस्ट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। तो उस कंडीशंस की जानकारी इक्वेशन को देखकर पता नहीं कर सकते। कोई भी रिएक्शन फास्ट, स्लो, मॉडरेट, डिफरेंट वेलोसिटी से होते हैं। इस वेलोसिटी की जानकारी रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को देखकर पता नहीं चलता। और एक्सप्लोशन, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोशन के साथ अर्थात विस्फोट हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को देखकर थोड़ी पता चलता है कि एक्सप्लोजन हुआ, बिल्कुल नहीं। और अमाउंट, जब आप रिएक्शन करा रहे होते हैं तो कितना अमाउंट आपने लिया, कितना अमाउंट के साथ, इसकी अमाउंट की, एक्चुअल अमाउंट की जानकारी नहीं होती है। अगर होती भी है तो उसके मोलर मास की जानकारी होती है, एक्चुअल अमाउंट की जानकारी नहीं होती है। फिलहाल आप इसको अपने से नोट करेंगे, लेकिन अगले क्लासेस में इस लिमिटेशंस को दूर कैसे किया जाए ये बताया जाएगा। बहुत हद तक साइंटिस्ट अपने दिमाग को लगाकर इस डिसएडवांटेज लिमिटेशंस को दूर किए, इन सारी समस्याओं को समाधान किया। कुछ समस्याएं जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो कि आप जब साइंटिस्ट बनेंगे तब जाकर उन सारी समस्याओं को जब आप अभी झेल रहे हैं, उम्मीद है कि आप आगे जाकर उन समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन इस लिमिटेशंस में कुछ लिमिटेशंस को दूर किए गए, और क्या लिमिटेशंस दूर किए गए जो अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे अपने मन से। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहें, हंसते रहें, धन्यवाद।